हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सही है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। क्लास नंबर कौन सी आपकी आज? क्लास नंबर थर्ड है। और पिछली क्लास में बात हो गई थी, आज की क्लास में कौन सी बात होने वाली है? कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपके सामने हेडिंग दिख रहा है, इसको आप लिखिए जल्दी से। ये हेडिंग आपका कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिख लिया जी? लिखो हेडिंग को। पहले हम अपनी भाषा में पहले आपको समझाएंगे, अपनी लैंग्वेज में। और बाद में समझाने के बाद थोड़े सा नोट्स भी क्या करेंगे, आपको हम बनाएंगे। ठीक है, पहले हेडिंग लिख लिया आपने? तो मैं इस टॉपिक में कुछ बातें आपको पहले समझाना चाहता हूँ अपनी भाषा में। फिर उसके बाद अगर आप समझ जाएंगे तब जाकर कुछ आपको हम लिखाएंगे भी। देखिए जी बच्चों, जितने भी गुड्स फाइनली तैयार होते हैं, फाइनल गुड्स, उसका क्या होता है? क्या होता है गुड्स? जो फाइनली गुड्स तैयार होते हैं, या तो उसको कंज्यूमर क्या करता है, खरीदता है, और या उसको प्रोड्यूसर खरीदता है। जितने भी गुड्स हैं, या तो कंज्यूमर खरीदता है या कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर्स। अगर उसको कंज्यूमर खरीदता है तो क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है। कंज्यूमर कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। उसको कंज्यूम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं। इसको कंज्यूम करता है इसलिए क्या बोलते हैं? इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है जी। और हाउस होल्ड खरीदता है, सॉरी प्रोड्यूसर्स खरीदता है। तो प्रोड्यूसर किसके लिए खरीदता है? प्रोडक्शन के लिए खरीदता है। प्रोड्यूसर कंज्यूम करने के लिए नहीं, किसके लिए खरीदता है? प्रोडक्शन के लिए खरीदता है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदता है। और जो भी चीज़ खरीदता है वो क्या होते हैं? उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए जो खरीदता है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट जो होता है वो कुछ सालों तक या काफ़ी सालों तक यूज़ होता है, और उसका इस्तेमाल कंपनी कहाँ करता है? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये प्लांट एंड मशीनरी कोई भी कंज्यूमर नहीं खरीद सकता है। क्यों खरीदेगा भाई? बताओ ना। आप कपड़ा खरीदोगे या कपड़ा बनाने वाली मशीन खरीदते हो? आप कंज्यूमर हो, आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो, क्लोथ्स खरीदते हो। क्लोथ्स बनाने वाली जो मशीन होती है वो आप खरीद के क्या करोगे? वो मशीन तो कौन खरीदेगा? जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो परचेज करेगा मशीनरी। तो मशीनरी, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, क्लोथ। क्लोथ आपने परचेज किया, लेकिन मशीनरी किसने परचेज किया? प्रोड्यूसर्स ने। मान लो ब्रेड आपने परचेज किया, लेकिन ब्रेड बनाने वाली मशीनरी किसने परचेज किया? प्रोड्यूसर्स ने। आपने ग्रेन्स परचेज किया, ग्रेन समझते हो ना? और उसको उपजाने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए जो ट्रैक्टर है या एक्सेट्रा अदर इक्विपमेंट्स है, वो कौन परचेज किया? प्रोड्यूसर परचेज किया। तो जितने भी गुड्स मार्केट में हैं उन सब गुड्स को हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में बांट सकते हैं। कंज्यूमर अगर गुड्स खरीदता है अपने कंजम्पशन के लिए तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रोड्यूसर अगर खरीदता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपसे एक आपको डायरेक्शन देता हूँ। एक काम करो, आप हाउस होल्ड में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, एक बार आप पेन पेपर लीजिए, अपने घर में घूम जाइए, जितने भी सामान आपको दिखते हैं उन सारे सामान का नाम लिख लीजिए। सबका नाम लिख लीजिए। आप किचन में घुस जाइए, सबका नाम लिख लीजिए। जितने भी घर में सामान आपको दिख रहे हैं, सारे सामान
आपने किसके लिए लिया हुआ है? कंजम्पशन के लिए लिया हुआ है। कंज्यूम करेंगे उसको, आप आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कंजम्पशन तो करेंगे करेंगे। जिसको आज कर लेंगे वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिसको कल करेंगे वो सेमी ड्यूरेबल होता है, जिसको परसों करेंगे मतलब काफ़ी समय बाद करेंगे, कल परसों मतलब एग्जैक्टली ये मत समझना कि आज कल परसों, काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करेंगे, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। लेकिन आप जो भी घर में आपके गुड्स दिख रहे हैं वो कभी ना कभी क्या होगा, उसको कंज्यूम होना ही होगा, वो कंज्यूम होगा। तो ठीक है सर, मेरे घर में जो भी सामान दिख रहा है, बीइंग ए कंज्यूमर मैंने उसको कंज्यूम किया, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ। आज कल परसों मतलब एग्जैक्टली मीनिंग मत लेना, टाइम पीरियड के हिसाब से लेना। लेकिन सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझना तो आप कैसे समझाओगे? तो मैं कहूँगा आपको ऐसा करना, उसी कागज़ कलम, उसी पेन रजिस्टर को आप पेज चेंज कर दो, आप घर से निकलो, अपने फैक्ट्री पर चले जाओ। अगर आपकी अपनी फैक्ट्री नहीं है तो दोस्त के फैक्ट्री पर चले जाओ, नहीं है तो किसी भी फैक्ट्री पर चले जाओ, और वहाँ जा कर के घुस करके कहो कि भाई मुझे आपके फैक्ट्री में कौन कौन से सामान लिखने हैं, लिख लो आप सब कुछ। वहाँ अगर आपको एसी दिख रहा है, वहाँ फर्नीचर दिख रहा है, वहाँ प्लांट मशीनरी दिख रहा है, वहाँ स्टॉक्स दिख रहा है, जितना भी कुछ दिख रहा है सारे क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, सारे इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो सब कुछ जो वहाँ रखा हुआ है फैक्ट्री में, उसका काम क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ाना उसका काम है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में उसका काम आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, समझ रखते हैं, समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज़ मुझे आप बोलिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बोलिए जी, समझ गए? बस आप 1 मिनट के लिए आंख बंद बंद कीजिए और आप समझ लीजिए कि अपने घर में हम सारे सामान को देख रहे हैं, वो सारे क्या आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी मिनट से आप आंख बंद कीजिए और किसी फैक्ट्री में घुस जाइए, उस फैक्ट्री में कुछ भी दिख रहा हो, सारा क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। वेरी गुड सर। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। क्या बात करना है सर? बताता हूँ। बताइए सोसाइटी में कौन कौन से लोग हैं या कितने टाइप के लोग हैं जो कंजम्पशन करते हैं? तो लिखिए, पहला लिखिए, पहले हेडिंग लिख लो, कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज पहला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कौन होते हैं? आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा एनपीओ, उसमें जितनी भी संस्थाएं हैं सारे इसमें आ जाएंगे। कौन कौन सर? एनजीओ या रिलीजियस प्लेसेस, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, टेंपल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, चर्चेज हैं, जितने भी सारा क्या माने जाएंगे? एन एनपीओ मतलब एनजीओ आ जाएंगे, एनजीओ भी ले लो साथ साथ। ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। सर थोड़ा सा और बात करो, बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए आप अपने घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो आप तो हाउस होल्ड के बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। हाउस होल्ड को समझना तो मुश्किल नहीं है। आप या आपके फादर या मदर कोई भी घर से बाहर सामान खरीदने जाते हैं तो क्या खरीद के लाते हैं? सर ये डिपेंड करता है हमारे घर में क्या चीज़ की कमी है। किचन का सामान ला सकते हैं, जल्दी कंज्यूम कर लेंगे उसको हम, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हो। कोई मशीन वशीन ला सकते हैं घर में किचन विचन यूज़ करने के लिए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए हो। फ्रिज भी ला सकते हैं, ड्यूरेबल हो गए। क्लोथ ला सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल हो गए, एंड एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल हो गया। आप मार्केट गए, आप कंजम्पशन के लिए सामान खरीद के लाए, ठीक है जी। देखो ना कितने हाउस होल्ड हिंदुस्तान में होंगे, सभी बाहर निकलते हैं और सभी कंजम्पशन करने के लिए गुड्स परचेज करते हैं। आइए जी गवर्नमेंट की बात करते हैं। सर गवर्नमेंट को क्या जरूरी है, क्या परचेज करती है गवर्नमेंट? करती है, गवर्नमेंट को ही परचेज करना पड़ता है। क्यों सर? भाई गवर्नमेंट के ऑफिसेज में क्या वो अपने स्टाफ को चाय कॉफ़ी नहीं पिलाते? पिलाते हैं सर।
क्या गवर्नमेंट कई सारे बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फ्री में चावल नहीं बांटते, गेहूँ नहीं बांटते? बांटते हैं सर। गवर्नमेंट अपने आर्मी को, एयरफोर्स को, जो भी आर्मी एयरफोर्स है या जो भी डिफेंस में या जो भी उनको नौकरी में, क्या उनको सुविधाएं नहीं देते? देते हैं सर। तो गवर्नमेंट को भी खरीदना पड़ता है। अगर मान लो डिफेंस में आप नौकरी करते हैं, आपको मटन खाना है तो गवर्नमेंट खरीदती है मटन, चिकन खाना खरीदती है चिकन, वाइन पीना खरीदती है वाइन। समझ गए ना? जो भी खाते हैं, बहुत मौज होते हैं वहाँ पे। एयरफोर्स में लड़ाई भी करनी पड़ती है भाई, कंट्री का सेफ्टी भी रखना पड़ता है, लेकिन आपको फैसिलिटी भी सरकार से मिलती है, ऐसी बात नहीं है। आइए वापस। तो गवर्नमेंट को भी कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ खरीदने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ खरीदने पड़ते हैं। ऐसे ही है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कहने की बात है, क्या गुरुद्वारे वाले लंगर लगाते तो क्या सामान नहीं खरीद के लाते हैं? ऑफ कोर्स लाते हैं। क्या मंदिर वाले अगर कुछ खिलाते हैं लोगों को तो क्या वो नहीं लाते खरीद के? लाते हैं। जहाँ पे भी जो खाने पीने का कार्यक्रम होता है या दान करते हैं लोगों को, वो सब जगह पे क्या होता है? काम होते हैं, हर जगह काम होता है। यस सर। अब देखिए, रिलीजियस प्लेसेस का दे दिया, एनजीओ को ही है, वो भी कुछ खरीदते हैं सामान बांटने के लिए लोगों को। बहुत सारे एनजीओ होते हैं, सभी काम कर रहे हैं कोरोना पीरियड में, तो क्या करते हैं वो लोगों को कोरोना से संबंधित बहुत सारी चीज़ होता है, वो बांटते हैं लोगों को। सैनिटाइजर बांटते हैं, मास्क बांटते हैं। तो क्या वो सामान खरीदते नहीं? मार्केट से खरीदते हैं। यस सर। तो ये सारे कंज्यूमर हैं, क्योंकि ये सारे कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं। इनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर मार्केट में होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। बताइए बच्चों, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे तो मैं 4 बार बोल सकता हूँ और कोई दिक्कत मुझे नहीं है। सर समझ गए? क्या कहते हो? समझ गए? तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। लिखिए, फॉर्मुलाइज कीजिए। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आइए फॉर्मुलाइज करते हैं उसको। लिखिए हेडिंग, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिख लिया बच्चे? देखिए क्या होता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ नहीं, मुझे लगा कुछ चला गया इसलिए थोड़ा सा। लिखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड इक्वल टू, लिखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। जितने भी नाम बताए मैंने आपको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है भाई, हमने 3 कंज्यूमर्स को ढूंढ निकाला, एक हाउस होल्ड को, एक गवर्नमेंट को, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। उन सब के कंजम्पशन को प्लस कर दिया तो क्या निकल गया मुझे? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी गुड सर। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, बच्चे बताओ। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लिखिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, concepts and components of investment के concepts and components। देखिए जी बच्चों, मुझे बताइए आप, मैंने कुछ देर पहले भी आपसे बात कर रखी है, कोई भी प्रोड्यूसर्स है, कोई भी फर्म है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिए,
अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता हो, रॉ मटेरियल परचेज करता है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करता हो, रॉ मटेरियल भी परचेज करता है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता है, जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, ये दोनों चीज़ या इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं, ये सभी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कंपनी के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्या फ़ायदा होता है सर, अगर किसी कंपनी के पास एक मशीनरी है तो प्रोडक्शन कम होगा, दो मशीनरी है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तीन है तो और ज़्यादा होगा। तो कोई भी कंपनी अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी और उससे रिलेटेड चीज़ आपको खरीदने ही पड़ेंगे। और आप ये भी चाहते हो कि आपका प्रोडक्शन बिल्कुल भी स्टॉप ना हो, ऑल द टाइम प्रोडक्शन चलता रहे, कभी डिस्टर्ब ना हो प्रोडक्शन। डिमांड मार्केट में है लेकिन आपके पास सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज है, तो आपके पास रॉ मटेरियल्स भी होने चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मान गए जी। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। बस अंतर ये है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी में लगाते हो तो ये फिक्स एसेट होता है, ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ होता है। लेकिन रॉ मटेरियल में लगाते हो तो ये फिक्स एसेट नहीं होता है, ये तो सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए होता है। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे, ये फिक्स एसेट नहीं होता है। आगे चल के देखने के बाद एक बात और बताऊँगा, जब ये फिक्स एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, अभी मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बोलूँगा, मैं हल्का सा बोल के छोड़ दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, लेकिन जब रॉ मटेरियल फिक्स एसेट है ही नहीं तो यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। देखो जी बच्चे, जो बात मैं अभी से 1 घंटे बाद या अगली क्लास में बोलने वाला हूँ, उसकी थोड़ी थोड़ी बातें भी मैं अभी से ही आपसे करने लगा हूँ, ताकि एकदम से झटका आपको ना लगे। आइए जी, अब बात करते हैं। कुछ देर के लिए आप क्या करो, रॉ मटेरियल को साइड कर दो। अगर मान लो आप क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हैं, ये एक्सपेंडिचर आप दो वजह से करते हैं। एक तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो पुराने एसेट्स थे उसको रिप्लेस करने के लिए, टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट, टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट। एक तो इसलिए करते हैं, और दूसरा क्यों करते हैं, टू इन सॉरी परचेजिंग ऑफ न्यू। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया आपको, परचेजिंग तो है ही, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते तो परचेज ही कर रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दो वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक रोड बना हुआ है, समझ रहे हैं, और रोड क्या हुआ, उसमें पैचेज आ गए हैं, टूट फूट हो गए। गवर्नमेंट आएगी, उसको क्या करेगी, पैचेज को ठीक करेगी, भरेगी वहाँ पे, पैचेज ठीक हुआ। उन्होंने कोई नई रोड नहीं बनाई है, वो पुराने रोड को ही क्या किया, उसने रिपेयर किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, क्या किया है, ये रिप्लेसमेंट करने के लिए किया है। इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका रोड तो पुराना ही है। ये मत समझना कि आपकी ट्रैफिक पे कोई असर पड़ने वाला है। ट्रैफिक पे असर तो तभी पड़ेगा जब नए रोड्स बनेंगे। मान गए जी। मान लो क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी रोड के ऊपर क्या किया, एक डबल लेयर रोड बना दिया, इसके ऊपर ही खंभा खड़ा किया इसे, उसके ऊपर रोड बना दिया। अब ऊपर भी बसें चल रहे हैं, नीचे भी बसें चल रहे हैं, या मेट्रो बना दिया इस रोड के ऊपर, देखते हैं मेट्रो बनते हैं। तो रोड के ऊपर अगर मेट्रो खड़ा कर दिया तो इससे क्या हुई आपकी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब अब क्या होगा, ट्रैफिक में फ़र्क पड़ेगा, अब आपका एसेट्स इंक्रीज़ किया। मैंने एग्जांपल रोड का दिया क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी आपको हिट कर सकता है। वही बात है। मैं इसको हटा देता हूँ, रोड की कहानी खत्म हो गई। अब मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई मशीन है,
मशीन का कोई हैंडल टूट गया या कोई पार्ट ख़राब हो गया, पुराने हो गए, उसको रिप्लेस करके नया ले आए, तो उससे क्या हुआ कि उस मशीनरी का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा, सेम का सेम रह गया। लेकिन अगर पुराने मशीन भी काम कर रहा है, अब पुराने मशीन के साथ साथ क्या किया गया, नई भी ले आए, तो फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। हाँ, तो अगर आपने बिल्कुल नई मशीनरी परचेज़ करी है, पुराने के साथ साथ, पुराने भी है नई भी परचेज़ की है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डबल मशीन हो गए, ट्रिपल मशीन हो गए, 4 मशीन हो गए, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये मैंने किसके लिए बताया था, फिक्स एसेट के लिए। लेकिन फिक्स एसेट के अलावा आप और इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स, याद है ना, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स, उसको मैंने फिक्स एसेट से बाहर क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। इसको मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि यहाँ भी डिप्रिसिएशन लगेगा और यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए इसका नेचर थोड़ा अलग होता है। अदरवाइज अदरवाइज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करनी पड़ेगी, मान लो अगर मैं बात करता हूँ आपसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो क्या कहोगे आप, ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट पहले मैं समझाई देता हूँ, फिर यहाँ वापस आऊँगा। अगर मैं बात करूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, भाई ग्रॉसली आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो क्या होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, या उसको क्या कह सकते हैं आप, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लस इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, प्लस इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, क्या कह रहे हो, बोलो दोबारा से। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रॉसली आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो क्या कहोगे, सर इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट में हुआ है, फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों मिलाकर, और सर जो इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल हुआ है, अगर इन दोनों को प्लस कर दें हम, तो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन याद रखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को लिखने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन। सर कैसे, सर ये कैसे फॉर्मूला आ गया, दो बताता हूँ। मुझे ये बताओ, ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसका मतलब है कि ये ओल्ड एसेट की रिप्लेसमेंट कब हुई होगी, जब ओल्ड एसेट क्या हो गया होगा, बेकार हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा। इसका मतलब है कि ओल्ड एसेट जब ख़राब हो गया होगा, इसका मतलब उसकी क्या होगी डेप्रिसिएशन, बिल्कुल डेप्रिसिएशन हो गई होगी, बिल्कुल। और जब आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या, बिल्कुल न्यू इन्वेस्टमेंट है, इससे आपके नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तो सर ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, सर ये हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है। क्यों इसको नेट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो क्या मतलब सर, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, यस, क्योंकि जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उससे हमारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आ जाता है उसका। और जब प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास ज़्यादा आता है, इसका मतलब प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि सर नेट इन्वेस्टमेंट को और डेप्रिसिएशन को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा मुझे, इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस व्हाट, डेप्रिसिएशन, माइनस व्हाट,
डेप्रिएशन। जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें से माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिएशन कर देंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिएशन। अब यहाँ देखना, यहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये मत समझना कि सिर्फ यही है भाई, ये नहीं है सिर्फ। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ये भी ये आया है। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, ये फिक्स एसेट का था, अब प्लस ये रॉ मटेरियल का था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, आएगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट प्लस व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, और माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ गए जी बच्चों, ये आ जाएगा। आइए इसके बारे में हम फिर दोबारा से बात करेंगे आपसे, लेकिन थोड़ी सी बात हम करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखिए क्या चीज़ है, देखो अगर मान लो कोई भी बिजनेसमैन इतना ही इन्वेस्ट करता है जितना कि उसका डेप्रिसिएशन होता है। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, बोलो ना, डेप्रिसिएशन के इक्वल है। वो इतना ही इन्वेस्टमेंट करता है जितना उसका डेप्रिसिएशन है। तो बताओ क्या उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, बोलो ना, क्या उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि उसने सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, कोई नया एसेट परचेज नहीं किया है। तो मैंने क्या कहा आपको, मान लो कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी जितना आपका सामान ओल्ड हो गया था, पुराना हो गया था, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो गई, डेप्रिसिएशन के बराबर हो गई। तो सिर्फ अगर ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए ही आपने प्रोडक्शन करी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट करी है, तो क्या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, बताओ। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है, आपने उतना ही इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि ओल्ड को रिप्लेस किया जा सके। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉट इंक्रीज। तो इसका मतलब सर यहाँ क्या हुआ, यस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो आपने किया है, लेकिन वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, डेप्रिसिएशन के बराबर है। अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन अगर इक्वल है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्यों सर, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या है, डेप्रिसिएशन। देखो ना यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन है तो नेट इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओल्ड एसेट्स को, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेसमेंट करने के लिए होगा, तो उस केस में हमारा नेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज जीरो ही आएगा। बहुत ही अच्छा आपने समझाया, बहुत ही अच्छा समझाया। लेकिन अगर सर हम इन्वेस्टमेंट क्या करें, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्वेस्टमेंट करें, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्वेस्टमेंट करें, वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट एडिशनली टू न्यू प्लांट एंड मशीनरी एज वेल। हमने ओल्ड के साथ साथ न्यू में भी किया, मतलब हमने ओल्ड में भी किया, ओल्ड रिप्लेसमेंट भी किया, अब प्लस हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज की, न्यू में भी करा। इसका मतलब आपका ग्रॉस क्या हो गया, ग्रॉस तो ज़्यादा हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो ये हुआ, ठीक है ना। और आप जानते हैं जब भी कभी ओल्ड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे आप, तो ओल्ड रिप्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। ओल्ड रिप्लेसमेंट हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा यार, क्योंकि जितनी डेप्रिसिएशन होगी उतना ही ओल्ड इन्वेस्टमेंट रिप्लेस होगा, उतना ही नया नया मशीनरी परचेज करके आप उसको रिप्लेस करोगे। ओल्ड रिप्लेसमेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन, मान गए जी। जब भी कभी आप मशीनरी परचेज करते हैं सिर्फ ओल्ड को रिप्लेस करने के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा। इसका मतलब सर यहाँ ये हो गया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया आपका न्यू प्लांट एंड मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन। यस सर, इसका मतलब सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
अब माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर इसको हम नेट भी कह सकते हैं, यस, इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अब माइनस डेप्रिसिएशन, इसको नेट भी कह सकते हैं। इसको नेट भी कह सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब भी किसी फर्म में नेट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ वहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। इसका मतलब हुआ अगर मैं ये साल की बात करूँ, ये साल का बिगिनिंग है और ये साल का एंड है, ये बिगिनिंग है और ये एंड है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट 5 लाख दिख रहा है और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट 6 लाख दिख रहा है, इसका मतलब है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, वो आपको 1 लाख का हुआ। चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हुआ, आपने 1 लाख की नए इन्वेस्टमेंट करी है, ये चेंज इन्वेस्टमेंट हुआ। इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि हमने नेट इस बार कितना इन्वेस्ट किया है। भाई बात वही कह रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं ताकि आप हर एंगल से समझ जाएं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके साल के शुरुआत में 5 लाख इन्वेस्टमेंट थी, साल के आखिरी में 6 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई, तो बताइए इस साल के बीच में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई अपनी, 1 लाख बढ़ाई। तो इसका मतलब सर जो हमारा, हाँ, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो क्या होगा, वो चेंज इन के होगा। यहाँ के का मतलब है कैपिटल। तो पता है हम इन्वेस्टमेंट को ना, नेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। यस, कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा कैपिटल फॉर्म कर रहा है, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं क्योंकि हमारा कैपिटल फॉर्म हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि कैपिटल हमारा फॉर्म कर रहा है। अगर सिर्फ ओल्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन करोगे, सिर्फ पुराने को रिप्लेस करने के लिए करोगे, तो कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब सर कि हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसको आई से डिनोट करें तो किसके बराबर होगा, चेंज इन कैपिटल के बराबर होगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा चेंज इन कैपिटल कितना है, 1 लाख है, 1 लाख है। वेरी गुड, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। यस सर, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आइए बात आगे बढ़ा के आपको समझाते हैं कि सर एक बात समझिए, मैंने कुछ देर पहले समझा भी दिया था आपको कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कहाँ कहाँ, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में करते हैं और दूसरा कहाँ करते हैं, इन्वेंट्री में करते हैं। ये बातें कुछ देर पहले मैंने करी थी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दिया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में और इन्वेंट्री में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात अलग से हो चुकी है, इन्वेंट्री बारे में बात भी कर लेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास पहले 8 मशीन थे। थोड़ी सी बात आपसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग से कर लेते हैं, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था करना। आपको मैंने कहा था कि मान लीजिए ये एक साल है, इस साल के शुरुआत में आपके बिजनेस में 8 मशीन्स हैं और साल के आखिरी में 10 मशीन्स हैं, तो कितने मशीन्स न्यू एडिशनल हो गए, एडिशनल मशीन हो गए 2। और यही आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, यही क्या आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, यही आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं सर, तो लिखो, डेफिनेट फॉर्मूला लिख लो इसका। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, stock of fixed asset with the producers at the end of accounting year, stock of fixed assets with the producers at the end of accounting year,
माइनस माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट with the producers in the beginning of the year, in the beginning of the accounting period. मतलब फॉर्मूला था इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा लिखा दिया आपको फॉर्मली, अदरवाइज सीधी सी बात है कि एसेट्स साल के आखिरी में कितना है और माइनस एसेट्स साल के बिगिनिंग में कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था, कितना था, यहाँ 10 था और यहाँ क्या था, 8 था, दोनों डिफरेंस कितना हो गया, 2 मशीन्स। लेकिन चूंकि कभी भी 2 मशीन्स नहीं लिखते हैं, उसका मनी वैल्यू लिखते हैं। अगर मान लो एक की मनी वैल्यू अगर 5 लाख है तो दोनों का मिला की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। और जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट is called what, fixed capital formation, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कैपिटल फॉर्मेशन में तो रॉ मटेरियल भी आएगा लेकिन वो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। यहाँ बात आ रही है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका एडवांटेज क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? इसका फ़ायदा यह है कि अगर हमारे कंपनी में फिक्स एसेट्स बढ़ेंगे तो हमारी कंपनी में प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने कई बार कहा आपको, हाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारे यहाँ। मैंने पहले भी कई बार क्या रखा है कि अगर मान लो आपके यहाँ मशीनरी 1 है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, मशीनरी 2 में प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, 3 में क्या होगी, और ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। बात समझ गए ना, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थोड़ा तो अगर मान लो कि आप मशीन ज़्यादा लाते हो, बिज़नेस में बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कंट्री का जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है उतनी जीडीपी बढ़ती है हमारी। तो जितने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होंगे उतनी अच्छी बात है। हमारे जैसे कंट्री के लिए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, ये ना तो डेवलप्ड है ना अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा है लेकिन डेवलपिंग कंट्री फिर भी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मशीन की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ रोडवेज़ की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की प्रॉब्लम है। तो ये सब सारे किस में आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितना जीडीपी बढ़ना चाहिए उतना जीडीपी बढ़ नहीं पाती है, जितना ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ हो नहीं पाती है। हमारे यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है अगर हमारे यहाँ कैपिटल आए तो। और हमारे यहाँ अपनी अगर कैपिटल की कमी है तो हम क्या कोशिश करते हैं, अगर हमारे अपने पास कैपिटल नहीं है तो हम ये कोशिश करते हैं कि बाहर की कंट्री के लोग क्या करें, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ मशीनरी लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। सारा जो खेल है ना अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसकी कमी हमारे कंट्री में पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सुधार हुई है लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है। ठीक है जी, ये फ़ायदा था आपको। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। By raising the production capacity of the producer, fixed investment lead to higher level of output. Higher level of output leads to higher rate of economic growth, popularly known as GDP growth. ठीक है सर, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात तो समझ में आ गई। अब आइए एक छोटी सी बात और करते हैं, और वो किसकी है, वो बात है आपकी इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं।
मैंने शुरू से बता रखा आपको, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसके दो पार्ट है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन सा पार्ट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। और आज की क्लास में तो एक बड़ी अच्छी बात क्या हुई है कि मैंने एक ही बात को कई बार रिपीट किया है, कई बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिपीट किया, तो आपको सब कुछ बिल्कुल याद हो गया होगा। देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स। किसी भी बिजनेस में स्टॉक्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं रॉ मटेरियल, दूसरे क्या होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरे होते हैं फिनिश गुड्स। आपके सिलेबस में अभी जहाँ डिस्कस मैं कर रहा हूँ उसमें वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं रखा गया है, सिर्फ दो को रखा गया, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स की बात की गई है। बात समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना होगा तो क्या कहोगे? भाई जितना भी है वो सबको प्लस कर दो, होगा इन्वेंट्री। इसको ऐसे निकालते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री एट द एंड, जो भी साल के आखिरी में होगा, इन्वेंट्री एट द एंड माइनस व्हाट, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये तो मैं लिख दिया, इसमें कॉमनली क्या है, ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में कितना इन्वेंट्री है और कितना बिगिनिंग में इन्वेंट्री है, उसको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, तो क्या कहलाएगा वो, आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, अगर बराबर है तो नो इन्वेस्टमेंट है, घट रहा है तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद इसमें बात आती है इसका सिग्निफिकेंस, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, तो उसको बोलना मैं स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा वक्त ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक को यहीं छोड़ देता हूँ, और अगली क्लास में जब मिलते हैं तो यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और यहीं से बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भगवान आपकी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।